आप एक बात बताओ, जो पार्टी हिंदुत्व की पार्टी माननी जा, वो आज जो है मुस्लिम की हितैषी जो है बनकर काम करना चाह रही। तो अच्छी बात है ना, सब समाज को लेकर चल रही है, हिंदू मुस्लिम कोई भाई मतलब कोई भेदभाव नहीं कर रही है। मैं तो देखो अलग अलग मंचों से इस बात को कहूंगी, भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी की जो ये कहे वो तो ये करती नहीं, और जो ये करे वो ये कहती नहीं। तो कहीं ना कहीं ये बात लोगों को जो है समझने की जरूरत है। मैं फिर पास्ट में जा रहा, 2014 में जा रहा, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था वो क्या भारतीय जनता पार्टी ने करा, और जो करा वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को उलझा कर रखे। ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। कभी आपने सुना था कि कोई सरकार वक्फ बोर्ड पे चर्चा करने को तैयार है? बहुत बड़े, इतनी जमीन हथियार रखी है, गांव का गांव बहुत ऐतिहासिक काम कर दिया इन्होंने। शिक्षा क्षेत्र में काम कर दिया इन्होंने, पर्यावरण को लेकर काम कर दिया। हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हिंदुस्तान के अंदर अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है वह वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड पर जो चर्चाएं हैं, जो बातें बोली जा रही हैं कि भैया इसका फायदा उसका नुकसान, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि भाजपा जिसके पास मुस्लिम नेता गिने चुने हैं, आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, और वो बोल रहे हैं कि हम उनका फ़ायदा कराना चाहते हैं, उनकी जो महिलाएं हैं उनका फ़ायदा कराना चाहते हैं। साथ में जो गरीब मुसलमान है, इसको हाईलाइट किया जा रहा है कि गरीब मुसलमान का हमको फ़ायदा कराना है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में जहाँ पे एक बोला जाता है कि भैया राम राज्य की सरकार है, वहाँ मुसलमानों की बात हो रही है, मुसलमानों की भले की बात हो रही है, और पूरे देश में भी अब मुसलमान के भले की बात हो रही है। तो हमारे साथ प्रोफेसर साहब हैं। मलिक साहब, कैसे देखते हैं कि मुसलमान का भला हो रहा है, भाजपा पार्टी कर रही है, कैसे देखते हैं? देखिए श्रीमान जी, जहाँ तक ये बात है कि वह मुसलमान का भला हो रहा है, ये हो रहा वो हो रहा, जो भी चल रहा जी। मैं आपको एक बात बताऊं, शायद जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने का काम हमेशा से करती आ रही। आप चले जाओ, पास्ट में चले जाओ, 2014 में आप चले जाओ, 2014 से केवल और केवल ये पार्टी लोगों को गुमराह करने की बात कर दी। विकास कर रही है? नहीं भाई, कैसा विकास कर रही है तो श्रीमान जी आपको भी पता। आप एक बात बताओ, जो पार्टी हिंदुत्व की पार्टी माननी जा, वो आज जो है मुस्लिम की हितैषी जो है बनकर काम करना चाह रही। तो अच्छी बात है ना, सब समाज को लेकर चल रही है, हिंदू मुस्लिम कोई भाई मतलब कोई भेदभाव नहीं कर रही है। मैं तो देखो अलग अलग मंचों से इस बात को कहूंगी, भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी की जो ये कहे वो तो ये करती नहीं, और जो ये करे वो ये कहती नहीं। तो कहीं ना कहीं ये बात लोगों को जो है समझने की जरूरत है। मैं फिर पास्ट में जा रहा, 2014 में जा रहा, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था वो क्या भारतीय जनता पार्टी ने करा, और जो करा वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को उलझा कर रखे। ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। कभी आपने सुना था कि कोई सरकार वक्फ बोर्ड पे चर्चा करने को तैयार है? बहुत बड़े, इतनी जमीन हथियार रखी है, गांव का गांव बहुत ऐतिहासिक काम कर दिया इन्होंने। शिक्षा क्षेत्र में काम कर दिया इन्होंने, पर्यावरण को लेकर काम कर दिया इन्होंने, जो है गंगा की सफाई को लेकर काम कर दिया इन्होंने, बेरोजगारी को लेकर काम कर दिए। ये ऐतिहासिक काम कर दिए। श्रीमान जी आप क्या बात कर रहे? अरे कुछ समझदारी की बात करा करो भाई, आप तो युवा पत्रकार हो, समझदारी की बात करो। बेरोजगारी आज चरम पे है, देश में आज सांस लेने के लिए हवा नहीं बच रही। आज जो है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर इतने बुरे हाल है, हर बीमारी के हर मरीज आज हिंदुस्तान में एक एक बीमारी के अगर गिनवाऊं, सबसे ज्यादा कैंसर, आयुष्मान कार्ड जैसे योजनाएं लाई हैं मोदी जी। आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाएं आप जरा उसकी तह में जाकर देखो। 5 लाख का इलाज। आप तह में जाकर देखो, आयुष्मान कार्ड का भी पता चल रहा। अब सारी बात मैं बोल लूंगा तो फिर लोगों का जो है मिर्ची होगी। आप युवा पत्रकार है, आप अच्छे क्वेश्चन करो, अच्छे जवाब दो। जनता आपकी बातों को समझे, और जनता कहीं ना कहीं एक अच्छी सोच बनाए इस देश के लिए। आप क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, थोड़ा राजनीति में जाते हैं। वो बोर्ड पे बात हो रही है, जो नीतीश नायडू कभी दिखाई देते थे कि भैया हम समर्थन नहीं करेंगे, चाहे वो चिराग पासवान हो, सेकुलर नेता माने जाते हैं ना ये सभी। अब ये वक्फ बोर्ड का जब समर्थन कर देते हैं तो इनकी राजनीति आप कैसे देखते हैं? पहले बोल रहे थे नहीं करेंगे नहीं करेंगे। नहीं भाई, एक बात बताओ, ये तो देखो बहुत गंभीर बात कह रहा। और हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग इस बात को समझे कि इस देश में जितने भी राजनीतिक दल है ये तो सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब अपना फायदा देखेंगे। भाई जिसका जहां फायदा हो रहा, जिस तरीके से फायदा हो रहा, इनकी कोई विचारधारा थोड़ा ही है। ये देश के लिए थोड़ा ही काम कर रहे हैं, ये तो अपने लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहले इनका भला हो, इसके बाद में देश तो इनके जो है बहुत पीछे है। आप एक बात देखो, राजनीति में जो मुद्दे होने चाहिए, डॉक्टर कुलदीप मलिक का पिछले 20 साल से यही संघर्ष है। राजनीति में जो मुद्दे होने चाहिए वे मुद्दे तो गायब है। शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, देश की बढ़ती जनसंख्या का मुद्दा, खराब होते हुए पर्यावरण का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, दलितों का मुद्दा, वंचितों का मुद्दा, ये सारे के सारे मुद्दे तो गायब है। और बस आप वक्फ बोर्ड को लेकर आ जाएंगे। आप अभी फिलहाल कल रामनवमी है, अब मैं एक टीवी चैनल पे ये मोबाइल से ही कराना था, वैसे तो मैं देखता नहीं टीवी न्यूज, लेकिन उन्होंने आज तक चला रखा था। पिछले आधे घंटे से मैं आधा घंटा वहां बैठा, आधे घंटे पे रामनवमी रामनवमी रामनवमी। भाई एक बात बताओ, कभी तो
आप ईद में लोगों को उलझाओगे, अब कल रामनवमी है आप रामनवमी में उलझाओगे, और ये जितने भी मीडिया वाले हैं ये कहीं ना कहीं तड़का लगाने का काम करेंगे। अरे कुछ शर्म कर लो, असली मुद्दे की बात कर लो। ये देश वक्फ बोर्ड असली मुद्दा नहीं, आय हाय, अब मजहब वक्त बोर्ड पे ले जाओ। अतिक्रमण कर रखा था, नहीं। गांव के गांव वक्फ बोर्ड के नाम पे थे। अब नहीं, मोदी तो सरकार मैं- चाहती है गरीब मुसलमान को भी वक्फ बोर्ड की जो जमीन है उसमें हिस्सेदारी मिले, नहीं, मैं तो- उसमें उनको अगर जरूरत है तो प्रॉपर्टी देंगी सरकार। मैं तो ये कह रहा कि अगर ये इतना जरूरी काम था तो 11 साल मोदी जी को प्रधानमंत्री बने होंगे भाई, जो है पहली साल में क्यों नहीं कर दिया। मैं तो मोदी जी को ये भी याद दिला रहा कि इस देश में और भी बहुत जरूरी काम है भाई। आप देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रहे थे, आप वो लगाओ। आप देश में सम शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे थे, आप सम शिक्षा व्यवस्था लगाओ। आप देश में किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी करने की बात कर रहे थे, आप 2022 तक आमदनी दुगनी करो। आप गंगा, जिसको हम सभी हिंदुस्तानी मां मानते हैं, आप उस गंगा को निर्मल एवं पवित्र करने की बात कर रहे थे, आप उसको निर्मल एवं पवित्र करो। अरे आज गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता, आज किस तरीके का बुरा हाल है, युवाओं को रोजगार नहीं है। श्रीमान जी बुरी लगेगी आपको, आप जैसे बच्चों की शादी नहीं हो रही गाँव में, शादी नहीं होती आपकी, बेरोजगार हो 10-10 हजार रुपए में प्राइवेट में काम कर रहे हो और प्राइवेट वाले आपका शोषण कर रहे हैं, और बस आप भी मेरे से वक्फ बोर्ड वक्फ बोर्ड वक्फ बोर्ड। अरे क्या वक्फ बोर्ड, कैसा वक्फ बोर्ड, इन सब मुद्दों की बात करो। डॉक्टर कुलदीप मलिक पढ़ा लिखा आदमी, डॉक्टरेट आदमी है। मैंने इस देश में शिक्षा पे चर्चा का एक कार्यक्रम शुरू कर रखा, पता आपको, पता है आपको। जी, आप मेरे से शिक्षा पे चर्चा के कार्यक्रम की बात करो। इस देश में गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा, हैं? आप उसकी बात करो। श्रीमान जी डॉक्टर कुलदीप मलिक अलग अलग मंचों से इस बात को कहता है, हम भी गरीब के बच्चे थे, 4 बहन भाई थे, हम जो है सरकारी विद्यालयों में पढ़े। आज शेर की तरीके से दाड़ रहे, आपके सामने इंटरव्यू दे रहे। आने वाले टाइम में गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा, जैसे ही बच्चा माँ के पेट से निकल रहा उसका फ्यूचर डिसाइड हो जा रहा कि वो सरकारी विद्यालय में जाएगा या प्राइवेट में जाएगा। अगर वो सरकारी में जाएगा तो वहां पे वो सरकारी खिचड़ी खाएगा, सरकारी दलिया खाएगा। अगर वो प्राइवेट विद्यालय में जाएगा तो एसी गाड़ी में बैठ कर जाएगा, हॉर्लिक्स का दूध पिएगा, वहां पे एसी क्लासरूम में बैठेगा। और जब दोनों बच्चे कंपटीशन के लिए आएंगे तो यही सरकार है जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये पेपर लीक करेगी। 40-40 लाख रुपए में इस देश में नीट के पेपर भी लिखाएंगे, यानी कि देश में फर्जी डॉक्टर बनेंगे, फर्जी इंजीनियर बनेंगे, इनफैक्ट फर्जी ब्यूरोक्रेट्स बनने लगे। है हिम्मत, क्यों नहीं करते बात, ये बात क्यों नहीं जनता तक पहुंचाते। और बस वक्फ बोर्ड वक्फ बोर्ड वक्फ बोर्ड, क्या लगा रखा वक्फ बोर्ड भाई आपने, आप इसकी बात क्यों नहीं करते। आप डॉक्टर कुलदीप मलिक से पढ़ाई लिखाई की बात क्यों नहीं करते। आप देखो हमारे बच्चे विदेशों में जाके एजुकेशन ले रहे, इतना हमारी सरकार का बजट नहीं, ध्यान से सुने जरा हिंदुस्तान के लोग, जितना हमारे बच्चे जाके एजुकेशन के लिए बाहर खर्च कर रहे, इतना हमारी सरकार का एजुकेशन का बजट भी नहीं। जबकि हमारा देश, जरा ध्यान से सुने, देश के प्रधानमंत्री और जो गुणगान कर रहे, हमारा देश जब कभी विकसित था तो वो केवल और केवल शिक्षा के दम पे विकसित था। नालंदा, तक्षशिला जैसे विद्यालय हमारे देश में सबसे पहले खुले। विदेशों से लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे, पठन पाठन के लिए आते थे, और पूरे विश्व में हम ज्ञान का प्रकाश जो है फैला रहे थे। अब शिक्षा है नहीं हमारे पास। शिक्षा पर मतलब क्या कोट करना चाहते हो। अब मोदी जी को ये कहते हो कि उनकी डिग्री पे सवाल उठते हैं, इसलिए वो शिक्षा पे कोई काम नहीं कर रहे। बस इवजा मोदी जी की डिग्री पे चले जाओ। क्यों? शिक्षा अरे की तो बात कर रहे हो? नहीं तो शिक्षा की, बस शिक्षा की बात है तो मोदी जी की डिग्री पे पहुंच गए। अगर आप शिक्षा की बात कर रहे हैं तो शिक्षा के 4 पिलर है, जरा ध्यान से समझे। हिंदुस्तान के 143 करोड़ शिक्षा व्यवस्था के आज 4 पिलर है डॉक्टर कुलदीप मलिक के अनुसार। वे पिलर है, सबसे पहले इसमें शिक्षा लेने वाले जो है विद्यार्थी, इसके बाद इसमें दूसरा नंबर आ गया जो पठन पाठन का काम कर रहे, जो शिक्षा दे रहे वे शिक्षक। इसके बाद इसमें अभिभावक, क्योंकि उनके बच्चे शिक्षित हो रहे, और चौथा पिलर है इसमें प्रबंधक। आज चारों पिलर ये समझो धराशायी होने की सिचुएशन में है। आप देख लो, आप मोदी जी की सरकार में आप कह रहे हो शिक्षा व्यवस्था खराब है, क्यों आपको नहीं लगता? आप बताओ। अच्छा आप अगर बताओ, आप बताओ क्या मोदी जी की सरकार में शिक्षा व्यवस्था अच्छी है? आप बताओ। नहीं, आप अगर आरोप लगा रहे हो तो आप बताओ। नहीं, मैं तो भाई एक बात बताओ, मैं भी हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों में एक नागरिक हूं, आप भी तो एक नागरिक हो, आप पत्रकार हो, युवा पत्रकार हो। क्या आप ही मेरे ऊपर क्वेश्चन दागेंगे? एक क्वेश्चन मैं आपके ऊपर नहीं दाग सकता। मैं आपसे पूछ रहा जो फिलहाल वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था है, क्या आप उससे खुश हो? आपकी जानकारी के लिए बता दूं श्रीमान जी, जो शिक्षक इस देश में पढ़ा रहे, आज
देश में 80% शिक्षक प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहा, और प्राइवेट क्षेत्र में 5-5, 10-10 हजार रुपए में मास्टर काम कर रहे। एक मजदूर भी महीने का 15 हजार रुपए कमा रहा। यानी कि देश में प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षकों की हालत जरा ध्यान से सुने भाई। यूपी के अंदर भी डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय योगी जी भी इस बात को सुने कि आज आपके प्रदेश में वित्तीय विहीन और प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षकों की हालत मजदूर से भी बढ़कर है। एक मजदूर भी 15 हजार रुपए कमा ले, ये तो बेचारे 55, 10-10 हजार रुपए में कर रहे काम। कैसे इस देश की शिक्षा व्यवस्था चलेगी? इस पे बात करेंगे, मुद्दा हमारा भटक गया थोड़ा सा। संजय सिंह जो सांसद में बोले कि ये चाहते हैं कि अडानी अंबानी जैसे लोग ये जमीन पे कब्जा कर लें। मोदी जी कह लो, भाजपा को कह लो कि चंदा चोरों की सरकार है ये। तो आप इन सब चीजों को कैसे देख रहे हैं? यही बातें रह गई। नहीं भाई, ये नहीं, एक बात बताओ, ये तो महत्वपूर्ण बात है। एक बात बताओ, चंदे का जो खेल चल रहा भाई, आप एक बात बताओ, इस देश में जो बिजनेस कर रहा, और अभी चूंकि बात हम उससे भी रिलेट करेंगे, आप शिक्षा में और स्वास्थ्य की बात करो। शिक्षा में बात करो, स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक आज किसके है? एक आम इंसान के तो है नहीं, ये तो नेताओं के है। इसके बाद में आप स्वास्थ्य की बात करो, स्वास्थ्य में भी जितने भी बड़े बड़े अस्पताल है, इनमें किसका पैसा लग रहा? भाई हम तो यहाँ गौतम बुद्ध नगर में बैठे, यहाँ के सांसद है, नाम नहीं लेना चाह रहा, सब लोग जाने। जब हम कभी यहाँ ग्रेटर नोएडा में आए 20 साल पहले, एक हॉस्पिटल था, आज जो है कैलाश ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की चैन बनेगी। क्यों भाई? हाँ तो नहीं, चलो महेश शर्मा जी का नाम नू मुझे लेने में कौन सा कुछ, महेश शर्मा का नाम लेने में कुछ दिक्कत है? अगर डॉक्टर कुलदीप मलिक को भी दिक्कत होगी, अगर हम जैसे लोग भी नाम नहीं ले सकते तो कौन नाम लेगा? तो हम तो खुल के बोल रहे भाई, ये नेता ही शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे, नेता ही स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे, नेता ही उद्योग लगा रहे, और नेता हमारे से पैसा लूट रहे, और वो पैसा लूट के वो राजनीतिक पार्टियों को चंदे के रूप में दे रहे। तो चंदे का तो धंधा चल रहा है, किसे नहीं पता। लेकिन दिक्कत क्या है कि मीडिया ये बात उजागर नहीं करती, और अगर हमारे जैसे क्रांतिकारी आदमी बोल रहे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं फिर आप वक्त बोर्ड पे चले जाओ। अरे जो इंपॉर्टेंट बात है, अगर संजय सिंह ने ये बात कही तो डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात का समर्थन कर रहा। चंदे का सबे पता, चंदे का एक जबरदस्त खेल हो रहा। ये जो रैली हो रही चुनाव के अंदर, जगह जगह चुनाव होते हैं, कितना पैसा खर्च करा जा रहा, कहां से पैसा आ रहा है, कहां से कमा के लेकर आ गए ये देश के नेता। तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये बहुत गंभीर बात है, जिसपे हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों को सोचने की सख्त जरूरत है। चलिए मैं एक थोड़ी और बात करूंगा। संविधान की बात होती है, अभी कुछ दिन पहले एक मुद्दा बहुत ज़्यादा उठा था। संसद के अंदर बोला जा रहा है किसी को गद्दार, वो लोग थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं, आगरा के अंदर जाते हैं और उनके घर पे तोड़ फोड़ बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं। तो आज के लोकतंत्र देश में आप ये सारी चीज़ें कैसे देखते हैं? और बोला जा रहा है दलित हैं इसलिए ये सब हो गया। देखिए श्रीमान जी, जहाँ तक संविधान की बात है, भाई जगह जगह बात चल रही संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो ये तो एक डॉक्टर कुलदीप मलिक को सोचने की जरूरत नहीं है, तो हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग इस बात को समझे। रही बात दलित की और भाई पिछड़े की, ये नेता ही तो है। एक बात बताओ, नेताओं की जो खेती इस देश में चल रही वो जाति धर्म संप्रदाय पे चल रही। अगर असली मुद्दों पे नेताओं की खेती चलने लगे, ध्यान से सुने जरा भाई, हिंदुस्तान के लोग इस बात को समझे, अगर नेताओं की खेती आप असली मुद्दों पे चलाना शुरू कर दो तो ये नेता तो तुम्हें झूठे सपने दिखा रहे कि विश्वगुरु बना देंगे, विश्वगुरु बना देंगे। हकीकत में ये देश विश्वगुरु बन जाएगा, ये देश विकसित बन जाएगा। राजनीति की खेती शिक्षा पे चले, स्वास्थ्य पे चले, फिर अपने मुद्दे की निवारा, खराब होते हुए पर्यावरण पे चले, बढ़ती जनसंख्या पे चले, बेरोजगारी पे चले। राजनीति चल रही है कि आपने हमारे महापुरुष को ऐसा कैसे बोल दिया। आगे अब धीरे धीरे मेरी ट्रैक पे चल दिए, तब मेरी ट्रैक पे चल दिए। राजनीति में यही तो हो रहा। भाई एक बात बताओ, ये तो लोगों की भावनाओं को भड़काया जा रहा, और ये भावनाओं को भड़काने का काम पहले भी ऐसा ही हुआ। अब अंग्रेज इस देश में इतने लंबे समय तक उनने शासन करा, अंग्रेजों के पास क्या था? मुझे एक बात बताओ, अंग्रेजों के पास केवल और केवल उनका एक ही सिद्धांत था, फूट डालो शासन करो। और फूट कैसे डालेंगे? धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। अब वे काले अंग्रेज तो चले, सॉरी सफेद अंग्रेज तो चले गए, ये काले अंग्रेज आ गए, और मैं सबई लपेट रहा, इसमें कोई एक दल नहीं। अब ये काले अंग्रेज आ गए, ये भी ऐसा ही कर रहे, ये धर्म में लड़वा रहे, ये धर्म में फिर धर्म के अंदर घुस रहे, चैलेंज दे रहे हैं। नहीं, क्यों चैलेंज की? माफी मांगो, 12 तारीख को आ जाएंगे। नहीं, मैं वही तो कह रहा कि ये तो लड़वा रहे, पहले धर्म में लड़वा रहे, फिर ये धर्म के अंदर घुस गए, फिर ये जातियों में लड़वा रहे। देख लो, ये तो चुनाव में हो, आप देख लो, हरियाणा देख लो, जट्टू को सारी जातियों से लड़वा दिया। आप यहाँ यूपी में देख लो, ये तो जो है गुजरू को और ठाकुरों को लड़वा देंगे आपस में। तो इस बार तो दलित और ठाकुर हो गया। नहीं बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ये तो हर जाति को हर जाति से लड़वा देंगे, जहां भी इनका फायदा दिखेगा। लेकिन जनता समझे, जनता जागरूक हो। मुझे तो ऐसा लगे
हो सके मैं भी पहले अज्ञानी था, मुझे भी ज्ञान नहीं था, लेकिन अगर डॉक्टर कुलदीप मलिक भी ज्ञानी बन सके और इस तरीके से इंटरव्यू दे सके, अगर आप जैसे पत्रकार ये बातों को आगे बढ़ाए, तो कहीं ना कहीं जनता जागेगी, और जब जनता जागेगी तो इस देश में क्रांति आएगी। क्रांति, डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को कह रहा है कि इस देश में क्रांति आएगी जिस दिन जनता जाग जाएगी, और ऐसा काम पहले भी हुआ। अच्छा, ऐसा काम देखो 22 के चुनाव में भी हुआ था, जब गुज्जर वर्सेस ठाकुर हो गया था। अब यहाँ पे दलित वर्सेस ठाकुर हो गया है। तो आपको क्या लग रहा है, ठाकुरों को विलन बनाया जा रहा है, या बार बार इनको ही धकेल दिया जाता है कि जाओ भाई माहौल ऐसा करो, या फिर क्या मतलब? नहीं नहीं भाई, देखिए ये तो आप ठाकुर से पूछोगे भाई ठाकुरों को विलन बना जाए, ये तो जहां जिसे विलन बनाना चाहा। हाँ। मैं तो जाट समुदाय से, वैसे जाति धर्म संप्रदाय की मैं बात करने से बचता हूँ, लेकिन ये तो जहाँ चाह वहाँ जाट्टू को विलन बना दे। जाटो। हरियाणा में जो है जाट विलन बना दिए हैं, अब वो किसान आंदोलन हुआ था उसमें जाट विलन बना दिए। तो ये तो सरकार की सोची समझी चाल है। हिंदुस्तान के लोग इस बात को समझे, सरकार जो चाल चलती है और मीडिया इसमें जो तड़का लगावे। भाई एक बात बताओ, 24 घंटे मीडिया पे बस जाति धर्म संप्रदाय मंदिर मस्जिद, क्यों भाई शिक्षा पे बात क्यों नहीं करते, स्वास्थ्य पे बात क्यों नहीं करते? पूरा चैलेंज के साथ में इस बात को कह रहा, डॉक्टर कुलदीप मलिक भी मीडिया के अंदर रहता है, लेकिन जितने भी राष्ट्रीय चैनल है किसी की हिम्मत नहीं कि वो शिक्षा व्यवस्था पे बहस कराओ। डॉक्टर कुलदीप मलिक चैलेंज दे रहा, भाई जितने भी राष्ट्रीय चैनल है मैं सबको चैलेंज दे रहा, आप शिक्षा पे बहस करो और डॉक्टर कुलदीप मलिक को आप आमंत्रित करो, इनकी सबकी धज्जियां उखाड़ के। ये अलग से डालूंगा ये चैलेंज आप। नहीं नहीं बिल्कुल भाई, डॉक्टर कुलदीप मलिक का तो खुला चैलेंज है। आप शिक्षा, एक बात बताओ, इस देश को केवल और केवल अगर देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जा तो ये देश अच्छा हो जाएगा। हमारा और आपका और भाई मोदी जी का भी तो सपना है कि ये देश विकसित बने। ये देश विकसित कैसे बनेगा? मैं तो इस बात को कह रहा, अलग अलग मंचों से, मेरी बात पूरी होने दो, मैं इस बात को कह रहा अलग अलग मंचों से कि देश को विकसित बनाने का जो गलियारा है वो शिक्षा व्यवस्था से होकर गुजरे। आप इसे दुरुस्त कर दो, अदरवाइज ये आपके ढकोसले हैं, ये आपके सपने हैं, और जो आप लोगों को दिखा रहे, भाई आप तो ये सपने दिखाते दिखाते आप तो सफलता प्राप्त कर लो, लेकिन आने वाली पीढ़ी भी खतरे में है, देश का अस्तित्व भी खतरे में है। आपको शिक्षा व्यवस्था में काम करना पड़ेगा, आपको शिक्षकों के लिए काम करना पड़ेगा, आपको युवाओं के लिए काम करना पड़ेगा। चलिए मैं लास्ट में एक सवाल लास्ट है। एक चर्चा चल रही है कि 16 सितंबर को मोदी जी इस्तीफा दे देंगे। 17 को उनका जन्मदिन है, 75 साल के हो जाएंगे, और भाजपा के अंदर जो नेता 75 साल का हो जाता है तो एक तरीके से उसको रिटायरमेंट दे दी जाती है। तो क्या लगता है, मोदी जी 17 तारीख को या 16 तारीख को इस्तीफा देंगे? कोई और प्रधानमंत्री आ सकता है क्या? अब देखिए श्रीमान जी, भाई ये तो शायद मेरे लिए क्वेश्चन नहीं है, तो आप मोदी जी से जाकर पूछो, लेकिन मुझे तो ऐसा लगे कि शायद यही मोदी जी थे। पहले हमने अफवाह ये सुनी थी कि भाई 70 साल के मोदी जी हो जाएंगे, 70 साल के बाद में इस्तीफा दे देंगे। अब आपने या 75 साल की बता दी कि भाई 75 साल के बाद इस्तीफा दे देंगे, तो ऐसा कुछ होगा ये तो शायद मोदी जी बता सके, इसमें डॉक्टर कुलदीप मलिक तो कुछ बता नहीं सकता। अरे भाई आगे आने वाले टाइम में गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा, किस तरीके से जो है काम चलेगा, और नेता कह रहे कि विकसित बनाएंगे इस देश को। अरे श्रीमान जी, शिक्षा व्यवस्था आपने ध्वस्त कर दी, सारे जो शैक्षणिक संस्थान है उन पे जो है नेताओं का कब्जा होगा, सारे के सारे हैं। आप कहीं ना कहीं जो है देश की जनता को जो है लूटने का काम कर रहे। मैं फिर कह रहा, जब मैं प्रबंधकों की बात कर रहा, यानी कि मैं निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय प्रबंधकों की बात कर रहा, उच्च वर्गीय प्रबंधकों की तो बल्ले बल्ले है, और ये उच्च वर्गीय प्रबंधक तो सारे के सारे नेता है। तो कहीं ना कहीं इस शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा हो, देश में जाति धर्म संप्रदाय मंदिर मस्जिद की चर्चाएं खत्म हो, और जो देश में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है शिक्षा, इस पे चर्चा शुरू हो। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी ये निवेदन कर रहा कि मोदी जी, आपको तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पे चर्चा आप करते हैं, तो आप शिक्षा पे चर्चा करें। आप देखें, आप अपनी शिक्षा व्यवस्था को देखें, आप छात्र छात्राओं को देखें, आप मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय प्रबंधकों को देखें, आप अभिभावकों को देखें। और मैं आपसे निवेदन कर रहा कि कभी रात में सोने से पहले आप इस बात पे विचार करें कि जो नारा आप दे रहे कि 2047 तक हम इस देश को विकसित बनाएंगे, क्या बगैर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करे आपका यह सपना पूरा हो पाएगा? जब आप इस बात को सोचेंगे तो आपको एक बार नहीं 1000 बार जवाब मिलेगा कि ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा अगर हमने शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया। तो आपके इस इनिशिएटिव को हम पूरा साथ देंगे। लोग जो शिक्षा को सच में अच्छा बनाना चाहते हैं, कैसे जुड़े आपसे? नहीं नंबर, कोई मैसेज, कोई नहीं बिल्कुल भाई, देखो लोग तो धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। और वो एक मुझे शेर याद आ रहा कि भाई अकेला था और
चलता गया और काफिला जो है जुड़ता गया, बनता गया, तो अब तो काफिला जो है बनता जा रहा। और जिस तरीके से लोगों का प्यार सहयोग मुझे मिल रहा, मैं हृदय की गहराई से जो है सभी का नमन कर रहा, वंदन कर रहा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन कर रहा कि जो मुजफ्फरनगर में आगामी 20 तारीख का प्रोग्राम है, फिर कह रहा मुजफ्फरनगर की तो क्रांतिकारी धरा है, आप एक बार आवाज तो उठाओ, पूरे देश में गूंजेगी। और इन नेताओं को शिक्षा पे चर्चा करने की पड़ेगी। नहीं, नए लोग तो एक बात बताओ भाई, आप नंबर नहीं, बिल्कुल आप जैसे लोग मेरे से जुड़ रहे और आप ये प्रचार प्रसार कर रहे हो, आपको भी हाथ जोड़कर मैं नमन कर रहा। और जो लोग मेरे से जुड़ना चाह रहे, आप सोशल मीडिया के थ्रू, आप फेसबुक के थ्रू मुझसे जुड़ सको, व्हाट्सएप चैनल के थ्रू, जो मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू मेरे से जुड़ सको। आजकल तो बहुत सारे जरिया है, मैं अपना व्हाट्सएप का नंबर भी दे रहा, वो नंबर है 9871282232। इस नंबर पर कोई भी आपकी समस्या हो, किसी भी तरीके की शिक्षा को लेकर, आप मुझे संपर्क कर सके। एक बार पुनः सभी साथियों का और खास तौर से आप जैसे युवा पत्रकारों का मैं धन्यवाद दे रहा, आपका आभार व्यक्त कर रहा कि इस तरीके के विचार आप जनता के बीच में फैला रहे। अदरवाइज भाई पत्रकार तो बात शिक्षा पे ना करके ये तो सारे जो है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और इन सब मुद्दों पे बात करें। खराब लोग हैं वो सारे। नहीं अब भाई खराब है या बढ़िया है ये तो वे लोग जाने, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा कि आप जैसे युवा पत्रकार असली राष्ट्रभक्त है, आपकी असली पत्रकारिता करते हैं। जो पत्रकार असली मुद्दों की बात करते हैं, जो जनता की बात करते हैं, जो देश की बात करते हैं, जो समाज की बात करते हैं, वे असली पत्रकार है। और खास तौर से कुछ पत्रकारों को बुरा लगेगा जो जनता को हिंदू मुस्लिम जाति धर्म संप्रदाय में उलझा के रखते हैं, वे पत्रकार नहीं, वो देश के गद्दार है, गद्दार। इन गद्दारों से सावधान रहने की जरूरत है, शिक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मलिक साहब ने नंबर भी दिया है, कृपया इनसे जुड़ें, परेशान करें इन्हें और इनसे समझें कि आखिर क्या अच्छा हो सकता है जिससे तरक्की हो और बच्चों का भविष्य सुधरे।